क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूँगा वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, अगर ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। क्वेश्चन आपका है कि वैन डर वाल इक्वेशन गिवन है P + A / V² × V - B = nRT, और इसमें आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ A एंड B। ओके, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम और R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देखते हैं प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी टर्म जो है किसी भी इक्वेशन का जो प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड होगा उसका डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों टर्म सेपरेटेड है क्या प्लस से, तो इन दोनों को पिकअप कीजिए, इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। सो P का डायमेंशन सेम होगा A/V² के डायमेंशन से। गॉट इट। उसी तरह ये दोनों टर्म भी माइनस से सेपरेटेड है, मैंने बोला प्लस माइनस और इक्वल टू। सो यहाँ माइनस से सेपरेटेड है तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। सो V का डायमेंशन इक्वल्स B का डायमेंशन। गॉट इट। चलिए P क्या है, P प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 T-2। कैसे, ये फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स क्या होता है ml-T-2, एरिया क्या होता है L²। जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ml-1 T-2। ओके, और यह हो गया A को हमने अलग कर दिया। V², V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, L का क्यूब V हो जाएगा, L का क्यूब V² है यानी L⁶। ओके, अब चलिए हमें किसका डायमेंशन निकालना है, A का। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। तो हमें A का डायमेंशन निकालना है, तो A को हम अलग करते हैं। A तो क्या हो जाएगा ml-1 T-2 मल्टीप्लाई L⁶। हमने एक में कर दिया इसको, ये क्या हो जाएगा ml-L-1 है, यहाँ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, T-2 ये हो गया A और ये हो गया विद इन ब्रैकेट। गॉट इट। तो ये हो गया A का डायमेंशन। A का डायमेंशन क्या हुआ ml⁻⁵ T-2। ओके ओके, नो, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था कि यह जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है। बहुत लोग गलती करते हैं कि इसको डायमेंशन बोलते हैं। यह डायमेंशनल फार्मूला है, यह वॉल्यूम है। A का डायमेंशनल फार्मूला है। A का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ml⁵ T⁻²। आपको पूछा गया डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस बताना है। डायमेंशंस हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा, तो बोलेंगे आप द डायमेंशंस ऑफ A इज 1 इन मास, 5 इन लेंथ और -2 इन टाइम। ओके, तो डायमेंशन ऑफ A क्या हुआ 1 इन मास, 5 इन लेंथ और -2 इन टाइम। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला है ml⁵ T⁻²। व्हाट इट। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे आप, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। कोई अगर बोलता है कि A का डायमेंशन ml⁵ T⁻² है, या कोई बोलता है अगर कि फोर्स इक्वल टू ml⁻² अगर दिया गया है और फोर्स का डायमेंशन है ml⁻², तो ये स्ट्रिक्टली गलत है, पूरी तरह गलत है। ये डायमेंशनल फार्मूला है। अगर डायमेंशन क्या होगा इसका 1 इन मास, 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। ये सही बात हुई। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ V है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा L³ इसका डायमेंशन, और ये B का डायमेंशन। इस तरह में B का डायमेंशन मिल गया। क्या हुआ B का डायमेंशन L³। ओके, अगेन गलत। B का डायमेंशन 3 होगा इन लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ B इज 3 इन लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए B का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, ठीक है, राइट आल्सो डायमेंशनल फार्मूलाज फॉर A and B, तब आप लिखेंगे कि B का डायमेंशनल फार्मूला, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर B इज
एल क्यूब। गॉट इट? क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हमें निकालना था ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन। हमने ए का डायमेंशन बता दिया कि 1 इन मास, 5 इन लेंथ और -2 इन टाइम। और बी का डायमेंशन हो गया 3 इन लेंथ। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अगर थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं तो ये क्या है, ये आपको इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू nRT। बट आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होता है कि दो पार्टिकल, जो भी गैस पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है उनके साइज की तुलना में, और उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है। बट इन रियल केस गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता ही है, और जब उसको हम अकाउंट में लें तो वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है रूम का, अगर रूम में गैस है हम एल क्यूब मान लेते हैं। बट ओरिजिनल केस में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अगर उनको एक जगह इकट्ठा कहीं कर दें हम कोने में ले जाकर, तो कुछ ना कुछ जगह लेंगे, और उसी जगह को यहाँ माइनस किया गया है, उसी जो उनका वॉल्यूम होता है उसको माइनस किया गया है। उसी तरह जो प्रेशर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार माना गया है कि जो प्रेशर है वो जब पार्टिकल जाकर टकराते हैं दीवार से तो जो मोमेंटम एग्जर्ट करते हैं, ओके, उस मोमेंटम को जो प्रेशर फोर्स क्रिएट होता है ऊपर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, और ऐसे एजम्पशन में ये माना गया है कि पार्टिकल जो हैं केवल तभी फोर्स एग्जर्ट करते हैं जब वो दीवार से टकराते हैं। सिलेंडर के जो भी आपका कंटेनर है, कंटेनर के दीवार से टकराते हैं तभी वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं। बट इन ओरिजिनल हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। इस तरह अगर कोई पार्टिकल जा रहा था टकराने के लिए तो दूसरा पार्टिकल को कुछ खींच भी रहा था, रोक रहा था जाने से। अगर ये जा रहा है तो ये नहीं चाह रहा था ये कि इसको जाने दें, वो उसको रोक रहा था जाने से। ये इधर जा रहा था, इसको रोक रहा था। तो इस तरह अगर उसको अकाउंट में लेंगे तो जिस फोर्स से वो टकराएगा, जो फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा दीवार पर, किसके, जिस कंटेनर में रखा गया उस गैस को, वो फोर्स जिस फोर्स से एग्जर्ट करेगा जाकर ओरिजिनली, ओके, वो फोर्स पी वी इक्वल टू MRT में लिया गया है। पी वी इक्वल टू NRT में यहाँ जो प्रेशर फोर्स में एरिया लिया गया है उस फोर्स से कम होगा। ओके, उस फोर्स से कम होगा, वो प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, और उसी को अकाउंट में लिया गया है यहाँ पर। गॉट इट? उसी को अकाउंट में लिया गया यहाँ पे, और यहाँ पर आपको प्लस साइन दिख रहा है। आप सोचेंगे माइनस साइन होना चाहिए था, बट ये इक्वेशन सही है बिल्कुल। अब आप खुद से सोचिएगा यहाँ प्लस क्यों है। अगर मैं बता रहा हूँ कि वो फोर्स घट गया है, वो एक्चुअली जिस फोर्स से उसको टकराना था जाकर, इस जो ये P बताएगा वो P एक्चुअली घट गया है यहाँ पर, बट यहाँ प्लस साइन है, ये आप सोचिएगा। और इसका अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, इन केस जब आप नहीं बता पाएंगे मैं इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा, या जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और आगे हम जब पढ़ेंगे इसको तो मैं आपको डील करूंगा, या केमिस्ट्री में जब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर तो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ये कि ये कैसे आया, इसके बीच का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग टोटल देखेंगे। तो फिलहाल इसको आप जानने का प्रयास कीजिएगा कि ये वैन डर वाल इक्वेशन जो भी है उसमें ये पार्ट आया कहाँ से। ओके, ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं है यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होप कि आपको समझ में आया होगा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज u इक्वल्स a√x divided by x square plus b, where a and b are dimensional constants and we have to find the dimensional formula for AB, product of AB. ओके, तो पहली बात यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है तो आप गलत जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ओके, जो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डेट सपोज कि दो पार्टिकल्स हैं, ओके, ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, दोनों के बीच का सेपरेशन x है। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, ये इसकी एक अवस्था हुई। अगर ये डिस्टेंस, ये दोनों पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, सपोज कीजिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये दूर चले गए, तो इनके बीच का सेपरेशन हो गया x प्लस x डैश, सपोज किया हमने, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई। और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी में चेंज आया है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
जो एनर्जी स्टोर हुई है इस सिस्टम के अंदर उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये ग्रेविटेशनल फॉर्म में स्टोर होती है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होती है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। सो जो आपने पढ़ा होगा अगर MgH तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेपरेट वीडियो में जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये डायमेंशन का क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्या गिवन है, u इक्वल्स a√x डिवाइडेड बाई x² प्लस b। ओके, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए? तो जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कोई इक्वेशन दिया रहे और उससे कोई कांस्टेंट का आपको निकालना हो डायमेंशनल फार्मूला, तो ऐसे केस में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है और जो टर्म्स है उस इक्वेशन में अगर प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड हो तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, उन सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। आसान शब्दों में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है आपको कि आप एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं। ओके, क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? आंसर आएगा 5 एप्पल। ओके, अगर मैं बोलूं आपको 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल तो क्या बोलेंगे आप इसको? 1 एप्पल। गॉट इट? बट अगर मैं आपको पूछूं क्या बताइए 2 एप्पल माइनस 1 ऑरेंज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलेंगे इसके आंसर? क्या आप बोल पाएंगे 1 एप्पल या 1 ऑरेंज? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एप्पल में से ही एप्पल घटा सकते हैं, हम एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं, हम एप्पल में एप्पल घटा सकते हैं, हम एप्पल से ऑरेंज नहीं घटा सकते हैं। और यही डायमेंशनल और यही आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिखाता है। होमोजेनिटी आपको बताता है, आपको सिखाता है कि एक इक्वेशन कोई हो, ये इक्वेशन है जैसे, उसमें जो टर्म्स हैं अगर प्लस इक्वल टू या माइनस से सेपरेटेड हो तो जो टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन सेम होगा। आप देख सकते हैं ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है। यही जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो यही फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, जो जहाँ एप्पल है वहाँ फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये जो भी इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स का जो कि प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड है उनका डायमेंशन सेम होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है u और ये टोटल के बीच। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करें तो हम पाएंगे कि u का डायमेंशन इक्वल होगा a√x अपॉन x² प्लस b के डायमेंशन के। ओके, एक और इक्वेशन हमें मिलेगी और वो इक्वेशन क्या है? आप देख सकते हैं x² और b के बीच किसी का साइन है? प्लस का। ओके, और अभी हमने पढ़ा कि प्लस माइनस और इक्वल टू कुछ भी होगा उन दोनों का डायमेंशन एक इक्वेशन में सेम होंगे। तो यहाँ क्या होगा? x² और b का डायमेंशन सेम होगा। सो x² का डायमेंशन इक्वल्स b का डायमेंशन। गॉट इट? सो x², x क्या है? x दिया गया है क्या आपको? x इज डिस्टेंस, यहाँ दिया गया है x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? l होता है, l सिंबल होता है और डायमेंशन उसका 1 होता है लेंथ में, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। x का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये l² हो गया, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम चल गया l²। ओके, सो हमें b मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? a निकालना है। a किससे निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा। सो हमें u का डायमेंशन जानना पड़ेगा, u का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना पड़ेगा। और u क्या है? u आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो। तो ये हो जाएगा ml²t-2। ओके, a हमने a का डायमेंशन अलग कर लेते हैं हम। a का √x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? √l हो जाएगा, क्योंकि x क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस का पुट कर दिया। ओके, x² प्लस b ये क्या था? डिस्टेंस था, x डिस्टेंस था, x² क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। सो अगर ये डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये भी डिस्टेंस स्क्वायर ही होगा। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगा? डिस्टेंस स्क्वायर। एप्पल प्लस एप्पल एप्पल मिलेगा, 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल 5 एप्पल, बट मिलेगा तो एप्पल ही। हमें अगर आपने पढ़ा होगा या फिर मेरा लेक्चर देखा होगा थ्योरीज वाला, उसमें मैंने बताया है आप डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड कदर नहीं करता है। अब या 2 एप्पल दे या 3 एप्पल दे, उसे बस केवल एप्पल से मतलब है। इन सेम वे यहाँ x² प्लस b ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना डिस्टेंस स्क्वायर होगा उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो ये क्या मिलेगा हमें? डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इसको
सो ये क्या मिलेगा, डिस्टेंस स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब ए का हमें चाहिए, हमें ए का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो हम ए को अकेला करेंगे। अगर हम ए को सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं, तो क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ml⁴ t-2 और डिवाइडेड बाई √L। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ml यहाँ 4 है, यहाँ हाफ है, ऊपर कटेगा तो क्या आएगा, 9/2 आएगा, नहीं 7/2 आएगा, और ये हो जाएगा t⁻²। ओके, तो हमें a मिल चुका है। a का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml⁴ t⁻², और b का डायमेंशनल फार्मूला L स्क्वायर है। तो हमें निकालना है ab का, तो ab का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, a का लिखेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml⁴ t-2, b क्या है, b का हमने निकाला था L स्क्वायर है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटली तो क्या मिलेगा आपको, ml⁴ और t⁻², और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो AB का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml⁴ t⁻²। अगर पूछा जाए AB का डायमेंशन क्या होगा, ओके, डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए या फिर इससे रिलेटेड थ्योरी देखिए मेरी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है α/t² इक्वल्स f इंटू वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है अल्फा और बीटा का। ओके, वेयर f इज फोर्स, v इज वेलोसिटी, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। सो हम निकालते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और इन दोनों को जोड़ने पे जो हमें कंबाइंड मिलेगा उसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा। ओके, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू क्या जानते हैं, इन तीनों का डायमेंशन, जो तीनों टर्म्स हैं जो कि सेपरेटेड है इक्वल टू प्लस से, उनका डायमेंशन सेम होगा। तो इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। अगर हम 2 को पिकअप करते हैं, इन दोनों को और फिर इन दोनों को, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्या मिलेगा हमें, α/t², ओके, इक्वल्स डायमेंशन ऑफ fv। अल्फा का निकालना है हमें, अल्फा को हम सेपरेट करते हैं, t² का डायमेंशन क्या होगा, t क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है t, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, t²। f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml⁻²। v का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, lt-1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा को अलग करके, तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला होगा mlt-2 इंटू lt-1 इंटू t²। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, ml12, तो l स्क्वायर t⁻², t⁻3, और ये कट जाएगा 2, तो t⁻1। तो आपको मिल गया अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला, क्या मिला आपको, ml²t-1। ओके, चलिए अल्फ़ा मिल चुका है, हमें बीटा भी निकालना है, तो बीटा देखते हैं। तो इसकी टोटल वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है, एफ वी की टोटल वैल्यू कितनी है, डायमेंशनल फार्मूला कितना है इसका, ml²t-3। तो हम इसको लिखेंगे एफ वी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स β/x² का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, इसका टोटल डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है ml²t-3, और ये बीटा अपॉन x², x क्या लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर l², ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा का कितना हुआ डायमेंशनल फार्मूला, ml⁴ t⁻3, यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो अब तक हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द रिलेशन dy/dt इक्वल्स 2ω sin ωt+5, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ωt+5। तो क्वेश्चन को देख के आप घबराएंगे नहीं कि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आए हुए हैं, डेरिवेटिव आया हुआ है, ओमेगा है, फाई है, साइन का फंक्शन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, dy/dt इक्वल्स 2ω sin ωt+5, और आपको डायमेंशन निकालना है। ओके, किसका,
डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, ओमेगा टी प्लस फाइव का। तो सपोज कीजिए ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने मान लिया अल्फा, कोई प्रॉब्लम है। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, अल्फा का। ओके, अब हमें निकालना है अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा, क्वेश्चन जो था अब चेंज हो गया, डी वाई बाई डी टी टू ओमेगा साइन अल्फा। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे ये अल्फा क्या है, एंगल है, क्योंकि साइन के साथ लगा हुआ है। साइन के साथ जो भी चीज़ होती है वो एंगल होती है। सो जो भी एंगल होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और इसका डायमेंशन जब आप निकाले जाएंगे थीटा का, प्लेन एंगल का, तो एल बाई आर, एल भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो एल बाई एल। ओके, और ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि इसका कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है, एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है। ओके, क्योंकि हमें कोई टर्म ऐसा नहीं मिला जिसमें हम डायमेंशन शो कर सके, हमें कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं मिली, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो बेसिक क्वांटिटी हैं उनके टर्म्स में हमें थीटा का कोई वैल्यू नहीं मिला। सो थीटा को डायमेंशन लेस बोलेंगे हम। ओके, ये अल्फा क्या है, यहाँ थीटा की जगह है, यानी ये भी एक एंगल है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस मीनिंग कि इसका m में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, l में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, t में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, करंट के फॉर्म में कोई डायमेंशन नहीं होगा, टेम्परेचर में भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्योंकि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स में केवल ये 3 टर्म्स ही हम यूज करते हैं, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि थीटा डायमेंशन लेस है, प्लेन एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो इसका मीनिंग है कि उसका डायमेंशन जो है m में 0 है, l में भी 0 है, t में भी 0 है। मतलब कि ना वो m पे डिपेंड करता है, ना l पे डिपेंड करता है, ना t पे डिपेंड करता है। डायमेंशन हमें डिपेंडेंसी बताता है। पर अगर आपको दिया गया है m/l/t-2, तो ये बताता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये फोर्स का है डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो फोर्स जो है वो m पे डिपेंड करता है, कितने, 1 से, l पे डिपेंड करता है 1 से, और t पे डिपेंड करता है -2 से। ये बताता है, उसकी डिपेंडेंसी बताता है आपको। ओके, तो इस तरह हमें मिल चुका है अल्फा। अल्फा क्या होगा, m⁴, l⁴, t⁴, और ये डायमेंशन लेस होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। गॉट इट। अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि आप फाई का डायमेंशन बताइए, फाई का, ओके, फाई का डायमेंशन बताइए, तो क्या होगा, फाई का डायमेंशन क्या होगा, तो आप देखेंगे फाई अगेन डायमेंशन लेस होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है, आप देख सकते हैं कि ये टोटल क्या है, एंगल है। क्या है ये, एंगल है, और आप एंगल में ही एंगल जोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जोड़ सकते हैं। दो क्वांटिटी को अगर जोड़ते हैं तो वो दोनों सेम होगा। जैसे एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं, ऑरेंज में ऑरेंज जोड़ सकते हैं, हम एप्पल में ऑरेंज नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर हमने इन दो क्वांटिटी को जोड़ा है, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, और इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक एंगल होगा और उसका भी डायमेंशन सेम होगा। ओके, तो इन दोनों को जोड़ने पे, जिसको हमने अल्फा माना, हमने देखा कि डायमेंशन लेस है, यानी कि ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन किया जाता कि फाइंड द डायमेंशन फॉर फाई, सो वो भी डायमेंशन लेस होता और उसका भी सेम आंसर होता, m⁴, l⁴, t⁴। गॉट इट। सो इसको आप नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं फिर, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, a+b/λ², तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, मतलब किसके बराबर होगा, वो वेवलेंथ के बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा, या एरिया के बराबर होगा। वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। सो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है आपसे कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें जो टर्म्स हैं जो इक्वल टू, प्लस या माइनस से सेपरेटेड हों, तो उनका डायमेंशन सेम होगा। ओके, उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, उनका डायमेंशन सेम होगा। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, म्यू का डायमेंशन इक्वल होगा ए के डायमेंशन के, इक्वल होगा β/λ² के डायमेंशन से। सो हमें क्या चाहिए, बी का डायमेंशन चाहिए। तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है, हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अगर ए का निकालना होता तो हम ए को कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑप्टिक्स में मिला होगा, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या 12th में आपने पढ़ा होगा। ये दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। सो ये क्या रेशियो है, जब भी रेशियो की बात की जाए, सेम चीज़ के रेशियो की बात की जाए, वो डायमेंशन लेस हो जाता है। जैसे ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन
सेकेंड मीडियम। ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। ओके, और ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड बाय स्पीड क्या होगा, कट जाएगा वो, और क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, यानी कि डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो म्यू क्या हो गया, म्यू डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन लेस को हम शो करते हैं m⁴, l⁴, t⁴, मतलब कि उसका 0 डायमेंशन है m के फॉर्म, m में 0 डायमेंशन है l में, और 0 डायमेंशन है t में, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता है ना m पे, ना l पे, ना t पे। सो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो हमें ये मिल चुका है m⁴, l⁴, t⁴ इक्वल्स b का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग कर लेते हैं, हम नहीं मालूम हमें निकालना है। लेमडा क्या है, लेमडा एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीन्स लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है उसका। सो l यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हम b को अलग करेंगे और क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा m⁴, l⁴, t⁴ मल्टीप्लाइड l², और इस तरह आपको केवल मिलेगा l², चूँकि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये l²। और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है। सबका आंसर हो जाएगा एरिया। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है गिवन दैट कैपिटल T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड and L stands for length of the simple pendulum. If G is gravitational acceleration, then which of the following statements about the relation T square equal to L by G is correct? So आपको एक इक्वेशन दिया गया है T square equal to L by G, और पूछा जा रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि न्यूमेरिकली करेक्ट है, कि दोनों तरीके से करेक्ट है, कि दोनों इनकरेक्ट है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको बता दूँ टाइम पीरियड के बारे में, ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम हो गया, और शायद आप जानते हो, शायद आप ना जानते हो कि ये जो लेंथ है, वो जो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ नहीं होती है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है या L' है, स्ट्रिंग की लेंथ L' है, स्ट्रिंग आपको यहाँ बंधा होगा, और इसका रेडियस R है। R क्या है, रेडियस है बॉब का, जो भी बॉब लटका हुआ है इससे। ओके, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो L' प्लस R होता है। ये बात आप जानकारी रखेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे कि जो लेंथ दिया गया है उसको आप समझेंगे स्ट्रिंग की लेंथ, नहीं, वो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, वो स्ट्रिंग की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ दैट बॉब, जो भी इसका बॉब है, जो भी आप लटका रहे हैं, ठीक है, उसका वो रेडियस भी ऐड होता है उसमें। तो हो गई ये पहली बात। सेकेंड बात, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मतलब कि अगर इसको हम क्लिक करके छोड़ दें तो ये पहले कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। सो इसको यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आने में, डैट मीन्स पहले ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, और फिर इधर वापस आया। इतने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्या बताइए कि क्या ये डायमेंशनली सही है। ओके, तो पहले तो हम जानेंगे कि न्यूमेरिकली सही है कि नहीं। तो न्यूमेरिकली सही होने के लिए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानना होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√L/G। ओके, और इसका स्क्वायर करते हैं आप, तो T² = 4π² L/G, और यहाँ पे दिया है T² = L/G, ये तो दिया है इसने, बट इसने 4π² नहीं दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है 4π² है। तो न्यूमेरिकली अगर इसमें यहाँ 4π² होना चाहिए था, तो ये न्यूमेरिकली गलत हो गया, न्यूमेरिकली पहले ये गलत हो गया। तो न्यूमेरिकली जो गलत है उसको पहले चूज कीजिए आप। इसने बोल रहा है कि ये जो है डायमेंशनली सही है और न्यूमेरिकली भी सही है, न्यूमेरिकली ये सही नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। ये बोलता है कि डायमेंशनली भी गलत है और न्यूमेरिकली भी गलत है, तो हमें पता है कि न्यूमेरिकली गलत है, बट डायमेंशनली का पता नहीं है, अभी चेक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली, ये बात भी सही है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली गलत है, ये पता है हमें, डायमेंशनली चेक करना बाकी है। और ये बोलता है इट इज न्यूमेरिकली करेक्ट बट नॉट डायमेंशनली, नहीं, न्यूमेरिकली करेक्ट तो नहीं है ये। सो इसको हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो डायमेंशनली चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर यूज करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो LHS का डायमेंशन देखते हैं पहले हम। LHS क्या है, T² है, T टाइम होता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा
2 इन टाइम, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टी स्क्वायर। ओके, और एल बाई जी निकालेंगे हम, आर एच एस क्या हो गया, एल बाई जी। ओके, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा, और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको 1 बाई टी माइनस टू, और जब इसको ऊपर जाएगा तो ये टी स्क्वायर मिलेगा। और आप देख सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं एल एच एस और एच एस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, सो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ बोलता है नाइदर डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ये बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो होप यू गेट इट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, और देन हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर मूव करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो आप इसको नोट करें। सो अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। तो देखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स ए वाई प्लस बी टेन सी जेड। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक क्वांटिटी है एक्स जो कि डिपेंड करती है वाई पे और जेड पे, और वो कुछ इस कदर डिपेंड करती है कि एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी टेन सी जेड, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। ओके, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आई थिंक आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप आसानी से कर सकेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम लोग। सो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसके टर्म्स इक्वल टू प्लस या माइनस से सेपरेटेड है तो उनका डायमेंशन सेम होगा। सो एक्स का डायमेंशन इक्वल होगा ए वाई के डायमेंशन के, और यह इक्वल होगा बी टेन सी जेड के डायमेंशन से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि यहाँ टेन है, टेन के बाद जो भी होता है वो एंगल होता है, थीटा होता है। तो यह सी जेड जो है वो थीटा के फॉर्म में है, सी जेड क्या है, एंगल के फॉर्म में है। और आप जानते हैं कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, एंगल का डायमेंशन 0 होता है। ओके, वो एम में भी 0 होगा, एल में भी 0 होगा, टी में भी 0 होगा, और यहाँ पे सी जेड जो है वो एंगल के फॉर्म में है। तो सी जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 0 होगा। गॉट इट। अगर c और z को हम अलग कर लेते हैं तो इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ, कुछ नहीं है, 1 है ये, m टू पावर 0 1, l टू पावर 0 1, t टू पावर 0 1, तो c और z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि c का डायमेंशन और z का डायमेंशन अपोजिट होगा। कुछ दिया गया है क्या, z क्या है या c क्या है, तो नहीं दिया गया है, z हमें नहीं पता है, c कांस्टेंट है बस हमें पता है। सो अभी तक हमें यही इन्फॉर्मेशन मिला बस कि c का डायमेंशनल फार्मूला और z का डायमेंशनल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि c का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स 1 बाई z का डायमेंशनल फार्मूला। इसलिए c का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स z टू पावर -1 का डायमेंशनल फार्मूला। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में दिया गया है आपको c एंड z -1, लेकिन आपको पूछा गया है कि किसका डायमेंशन सेम नहीं है। इन दोनों का डायमेंशन सेम है, c और z टू पावर -1 का डायमेंशन सेम है, हमने निकाला अभी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी 3 हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये जो tan cz है, tan cz ये डायमेंशन लेस होगा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज, लॉगरिथमिक और एंगल या कोई कांस्टेंट हो, सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस होगा, तो ये टोटल क्या हो गया, डायमेंशन लेस। ओके, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, चूँकि यह इक्वल टू से सेपरेटेड है। तो हम लिख सकते हैं कि x का डायमेंशन इक्वल्स b tan z के डायमेंशन के, और ये चूँकि डायमेंशन लेस है यानी x का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा। ओके, चूँकि tan z का डायमेंशन 1 होगा, डायमेंशन लेस है, सो x का डायमेंशन और b का डायमेंशन भी सेम होगा। बट हमें वो निकालना है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये दोनों इक्वल है चूँकि, तो हम देखते हैं इसको। तो अगर इसको हम पिकअप करते हैं तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी x का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल्स ए वाई का डायमेंशनल फार्मूला, और x का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये b है, हमने यहाँ देखा अभी,
और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू वाई। ओके, तो y का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा b/a। तो आप देख सकते हैं कि y का डायमेंशनल फार्मूला b/a के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल है, और ऑप्शन में दिया भी गया है, बट हमें वो चूज करना है जिसका डायमेंशन इक्वल ना हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें 3 ऑप्शन जो मिले वो गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर होगा, बट हम चेक कर लेते हैं इसको फॉर द क्लैरिटी। तो x एंड a देखना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ y। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x और a का डायमेंशन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि a के साथ एक y मल्टीप्लाई में है, और इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। सो इस तरह हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर है मल्टीप्लाई में। अगर y डायमेंशन लेस होता तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बट y डायमेंशन लेस नहीं है। ओके, y डायमेंशन लेस नहीं है, हमने इतना सॉल्व किया, हमें कहीं y डायमेंशन लेस नहीं मिला। ओके, सो इन दिस वे ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब तक हम लोग 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, और आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप एक बार टोटल को और रिवाइज कर लें, और उम्मीद है एक क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, और अगर आता है तो मुझे विश्वास है कि आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। आप इस पे 1-2 क्वेश्चंस और रिवाइज कर लेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन का, चेंजिंग ऑफ यूनिट्स के बाद हम लोग देखेंगे इन डिराइविंग फार्मूला। सो इसको आप नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।